हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल्स नेस्ट। आज इस वीडियो में मैं अपनी सेकंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस और जर्नी शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। तो सेकंड ट्राइमेस्टर का जो एक्सपीरियंस है वो मेरा थोड़ा सा अलग था, क्योंकि जनरली सब ये बोलते हैं प्रेगनेंसी में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ईजी होता है। उसमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, जो मैंने सुना था, जो मुझे सारे लोग बताते थे। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे वो सब डिस्कस करूँगी कि ये कॉम्प्लिकेशंस मुझे आए तो मे बी क्यों आए होंगे, और अगर आपको आते हैं तो आपको इसको कैसे हैंडल करना है और स्ट्रेस नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर से। जो मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर थी वही मेरी अभी भी डॉक्टर चल रही थी सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं जब डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने मेरी जो फॉलिक एसिड की जो टैबलेट देते हैं वो डिसकंटिन्यू कर दी, और उन्होंने मुझे 2 मेडिसिन दी, कैल्शियम की और आयरन की, जो जनरली सभी को देते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चालू हो गया है तो अब आपको प्रोटीन पाउडर भी लेना चाहिए, जिससे प्रोटीन पाउडर लेने से अच्छा रहता है प्रेगनेंसी में। तो उन्होंने मुझे मैकप्रोट, एक प्रोटीन पाउडर आता है मैकप्रोट कंपनी का, वो सजेस्ट किया। तो मैंने वो प्रोटीन पाउडर परचेज कर लिया। लेकिन वो जो प्रोटीन पाउडर था उसको जब भी मैं लेती थी दूध में तो मेरा हेडेक होने लगता था। तो मैंने अपनी डॉक्टर को बताया कि मैं जब भी प्रोटीन पाउडर लेती हूँ मुझे हेडेक होने लगता है। तो वो बोली कि आप थोड़े दिन लेके देखो, अगर नहीं आपको जम रहा है तो फिर आप डिसकंटिन्यू कर देना। तो मैंने वो प्रोटीन पाउडर लिया कुछ दिन, लेकिन जिस भी दिन लेती थी उस दिन हेडेक होता था, जिस दिन नहीं लेती थी उस दिन नहीं होता था। तो फिर मैंने सोचा कि इसे मैं बंद ही कर देती हूँ, इतना कुछ ज़रूरी भी नहीं है प्रोटीन पाउडर लेना, तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन फिर मुझे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं ऑफिस में, जो मैडम है, उन्होंने बोला कि तुम प्रोटीन एक्स का जो मदर्स वाला प्रोटीन पाउडर आता है उनकी डॉक्टर ने वो सजेस्ट किया था, तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने फिर वो वाला प्रोटीन एक्स का जो मदर्स वाला आता है वो लेना चालू कर दिया। तो वो वाला जो है वो मुझे सूट कर गया। वो वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, शुगर फ्री, सब तरीके का आता है, तो वो अच्छा है और वो मैं अभी भी ले रही हूँ। तो वो वाला प्रोटीन पाउडर आप लोग भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही जनरल है, उसमें ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर बताएंगे तो लेना है। वो बहुत जनरल प्रोटीन पाउडर है, कोई भी ले सकता है। इसके बाद मेरा जो टीटी का फर्स्ट डोज है, एक इंजेक्शन लगता है, जो मुझे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी में इंजेक्शन्स भी लगते हैं, वो भी मेरा लगा था जैसे ही मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था। तो टीटी का फर्स्ट डोज भी मेरा वहाँ पर लगा। उसके बाद अराउंड 15 वीक्स जब मेरे चल रहे थे प्रेगनेंसी के, तो मुझे ना लेफ्ट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो भी इतना ज़्यादा कि सोती थी जब भी पेन रहता था, और एक बार तो ऐसा हुआ कि कंटिन्यूअस पूरी रात मुझे लेफ्ट हैंड में पेन हुआ। तो एकदम से आपको कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ हो जाती है तो आपको समझ नहीं आता है कि ये क्यों हो रही है। और ऐसा पेन जो मुझे कभी भी नहीं हुआ, इतना तेज़ पेन हुआ। तो मैं बहुत डर गई कि ये लेफ्ट हैंड में पेन क्यों हो रहा है। तो और अपने अगले दिन वो अपने आप ठीक भी हो गया। फिर 2-4 दिन बाद फिर से मुझे लेफ्ट हैंड में पेन हुआ। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया कि मुझे लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, तो वो भी नहीं समझ पाई। वो बोली कि ऐसा तो पहली बार कोई कंप्लेंट लेके आया है कि उसको ऐसा हो रहा है। उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मे बी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही ना हो, या हो सकता है किसी को, हर किसी को कुछ ना कुछ अलग होता है। तो उन्होंने बोला इसमें कुछ ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद मुझे थोड़ा थोड़ा हेडेक होने लगा, और मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन होता था, क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी, पूरा दिन कंप्यूटर पे काम रहता था। तो मेरी आइज़ में पेन होने लगा और मुझे बहुत ब्लर ब्लर दिखता था। तो फिर मैंने अपनी गायनिकोलॉजिस्ट को वापस से दिखाया कि मेरी आइज़ में पेन होता है, मुझे हल्का हल्का हेडेक भी हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप आई के डॉक्टर को दिखा दो और एक बार अपना आई चेकअप करवा लो, कि आपका मे बी नंबर तो इंक्रीज़ नहीं हो गया, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई बार जो है वो नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी पावर इंक्रीज़ हो जाती है। तो फिर मैंने आई चेकअप कराया, डॉक्टर को दिखाया, तो मेरी पावर सच में इंक्रीज़ हो गई थी दोनों आँखों की। फिर उन्होंने भी यही कहा कि ये प्रेगनेंसी का एक सिम्टम है, जो सारी लड़कियों को तो नहीं होता, लेकिन किसी किसी को हो जाता है और ये टेम्परेरी होता है। उन्होंने ये भी बोला कि जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी तो मे बी ये नंबर जो है वो पहले जितना हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी आप टेम्परेरी एक स्पेक्स बनवा लो, मे बी ये नंबर वापस फ्लक्चुएट, और ऐसा भी होता है कि जो नंबर अभी आज आया है 2 दिन बाद वो फ्लक्चुएट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि फ्लक्चुएट भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो अब अभी टेम्परेरी, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है तो एक स्पेक्स बनवा लो। तो फिर मैंने वही किया, थोड़ा नॉर्मल सा एक स्पेक्स बनवा लिया, ज़्यादा महंगा नहीं बनवाया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मे बी नंबर बाद में वापस घट सकता है, तो आप एक
सस्ता स्पेक्स खरीद लो, अभी आपको कुछ दिन ऑफिस जाना है तो उसके लिए बनवा लो। तो मैंने वो बनवा लिया। तो ये एक प्रेगनेंसी का सिम्टम जो बहुत ही कम लड़कियों को होता होगा, लेकिन ये मुझे हुआ था। आइज़ का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो गया। तो ये मैंने किया, ये एक अलग सा सिम्टम जो मुझे आया। उसके बाद अराउंड 18 वीक्स और 6 डेज़ मुझे हुए थे। मैं ऑफिस में थी और ऑफिस में लंच के अराउंड मुझे ब्राउनिश डिस्चार्ज हुआ। तो वो बहुत ही मैं डर गई, क्योंकि प्रेगनेंसी में जनरली नहीं होना चाहिए स्पॉटिंग या ब्लीडिंग। वो एक डेंजर साइन ऐसा बोलते हैं। तो एकदम से जब आपके साथ ऐसी चीज़ होती है तो आप डर जाते हैं। तो फिर मैंने अपनी ऑफिस में मैडम को बताया, तो बोली कि इतनी घबराने वाली बात नहीं है, तुम अभी घर चले जाओ, सबसे पहले अपनी डॉक्टर को जाके दिखा दो। तो डॉक्टर इमीडिएटली मेडिसिन दे देते हैं। तो मैं घर गई, मैंने सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया, मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन दी, उसका नाम था डाइड्रोबून। 10 mg की वो मेडिसिन थी, और उन्होंने बोला कि आप अभी ये मेडिसिन ले लो, और अगर लगे ये कंटिन्यू होता है तो उन्होंने बोला कि 1 से 2 दिन देखो, अगर ये आपको लग रहा है अपने आप बंद भी हो जाता है कई बार, लेकिन अगर बंद नहीं होता है तो ये मेडिसिन ले लेना। और शायद उन्होंने बोला था एक साथ 4 ले लेना, अभी एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने यही बोला था कि छोटी छोटी आती है, एक साथ 4 ले लेना अगर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आपकी इंक्रीज होती है। तो मैंने वो परचेज कर ली मेडिसिन, और फिर मैंने 2 दिन नहीं ली, क्योंकि 2 दिन मुझे ज़्यादा हुआ नहीं और डिस्चार्ज बंद भी हो गया था। लेकिन उसके बाद 4 या 5 दिन बाद वापस से होने लगा। जब वापस से हुआ तो फिर मैंने वो 4 मेडिसिन खाई, और फिर मैं वापस से डॉक्टर को दिखाने गई कि अब मुझे और ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने मुझे एक एंटीबायोटिक दे दी, और बोला कि इसको आप 5 दिन लेना। उसके अलावा जो वो डाइड्रोबून वाली मेडिसिन थी वो भी दे दी, और एक इंजेक्शन भी दे दिया, एक डिलीवर 9 करके, और भी बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं प्रोजेस्ट्रॉन वाले। वो इंजेक्शन 250 mg का उन्होंने मुझे बोला कि आपको एवरी वीक लगवाना है। और फिर मैंने उनसे, मैं डर गई, क्योंकि जब आपको कुछ पता नहीं होता है इतनी सारी चीज़ें दे देते, तो मैंने उनको बोला कि ये इंजेक्शन क्यों लगाना है। तो वो बोली कि नहीं, ये इंजेक्शन आपको लगाना पड़ेगा। तो फिर मैंने पूछा कि कब तक लगवाना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक लगवाना पड़ेगा। और उस वक्त सिर्फ 19 वीक्स हुए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, और मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों डिलीवरी तक लगवाना पड़ेगा। और डॉक्टर ने बस सारी चीज़ें लिख दी और कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों हो रही है, तो उन्होंने बोला कि कई बार लो लाइंग प्लेसेंटा के कारण भी हो जाती है। तो ये अभी जब आपका टारगेट स्कैन होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। टारगेट स्कैन होने ही वाला था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि टारगेट स्कैन को आप 1 आध हफ्ता पहले भी करवा सकते हो, तो वो करवा लो, उससे समझ आ जाएगा कि क्यों ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो और उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी दे दिया। जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ उन्होंने दे दी, और एंटीबायोटिक भी दे दी, जो एंटीबायोटिक थी वो वजाइनल इन्फेक्शन की थी, तो उन्होंने वो भी दे दिया, इंजेक्शन भी दे दिया, वो भी दे दिया। मतलब उन्होंने हिट एंड ट्रायल करके सारी चीज़ें मुझे लिख दी। तो जो उन्होंने एंटीबायोटिक लिखी, तो मैंने सोचा कि मैं अभी एकदम से एंटीबायोटिक नहीं लेती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि मुझे किसी और डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं डर गई थी कि इतनी सारी चीज़ें इन्होंने एक साथ क्यों लिख दी। और जब आपको कुछ पता नहीं होता है तो डर जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि आप किस डॉक्टर को दिखाएं। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं टारगेट स्कैन भी करवा लेती हूँ। टारगेट स्कैन मैंने 18 टू 20 वीक्स के बीच में करवाया था, और टारगेट स्कैन में सारी चीज़ें नॉर्मल आई। प्लेसेंटा भी लो लाइंग नहीं था, और कुछ भी दिक्कत नहीं थी। मतलब स्कैन में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं थी जिससे समझ आए कि हाँ स्पॉटिंग क्यों हो रही है। वापस से जब मैं उसी डॉक्टर के पास गई तो वो मुझे बोले कि मतलब उसने मुझे रीज़न नहीं बताया कि ये क्यों हो रही है, बस सारी मेडिसिन इंजेक्शन सब लिख दिए। तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आया कि एटलीस्ट डॉक्टर को ये बताना चाहिए कि आपको ये क्यों हो रहा है, जब सारी चीज़ें नॉर्मल है स्कैन में। तो फिर मैंने डॉक्टर चेंज करने का डिसीज़न लिया। फिर एक जो डॉक्टर मैंने चेंज की वो मेरी एक रिलेटिव की रिलेटिव थी, तो मैंने सोचा कि हाँ ये थोड़ा नोन में है, तो मैं इन डॉक्टर को दिखाती हूँ। उन डॉक्टर को मैं जब दिखाने गई तो फिर उन्होंने मुझे सबसे पहले तो बोला कि आपको ये चीज़ हो रही है तो आपको रेस्ट करना है, ऑफिस नहीं जाना है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले तो रेस्ट दे दिया। बेड रेस्ट नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का, झुकने का, भारी सामान नहीं उठाना है, ये सारी चीज़ें मना कर दी। मतलब आराम करना है, घर पे चल फिर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा चलना नहीं है, रेस्ट करना है, ये उन्होंने मुझे बोला। और बोला कि ये जो आपको इंजेक्शन लिखा है वीकली वाला, ये आपको लगवाना पड़ेगा। लेकिन वो बोली कि जो बाकी ये मेडिसिन्स लिखी है डाइड्रोबून और एंटीबायोटिक और ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंजेक्शन आप हर वीक लगवा लो।
फिर मैंने उनसे भी पूछा कि ये कब तक लगवाना पड़ेगा, तो वो बोली कि जब तक ये बंद नहीं हो जाती, अभी 1 आध महीना तो आपको लगवाना पड़ेगा। तो उनका जो रिप्लाई वो फिर भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगा कि हाँ ठीक है, 1 महीना 2 महीना लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा वो पुरानी डॉक्टर बोली कि नहीं, ये तो आपको एंड तक लगवाना पड़ेगा। तो फिर मुझे थोड़ा लगा, इसीलिए मैंने डॉक्टर चेंज की। उसके बाद क्या हुआ, जो इंजेक्शन लग रहा था तब सब सही था, इंजेक्शन लगते ही स्पॉटिंग बंद हो गई, नॉर्मल हो गया। 4-5 दिन तक थोड़ा हुआ, लेकिन फिर मैं बिल्कुल रेस्ट पे थी, तो चीज़ें जो है वो ईजी हो गई, फिर मुझे नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद 20 डेज बाद फिर से स्टार्ट हो गई। अब जब वापस स्टार्ट हुई तो मैंने वापस से डॉक्टर को कॉल करके बोला कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि इंजेक्शन तो आपका चल ही रहा है, उसके साथ आप एक टैबलेट भी ले लो जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन वाली होती है। उसका नाम है सस्टेन एसआर, जो जनरली सभी लड़कियों को मुझे लगता है यही देते हैं, क्योंकि मेरी जो 2-3 फ्रेंड्स प्रेग्नेंट थी उनको भी अलग अलग रीज़न से ये वाली टैबलेट दी थी। तो सस्टेन एसआर जो है वो 300 mg वाली मुझे दी, डेली लेने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि अभी तो आपको ये डेली ही लेनी पड़ेगी। जब से मेरी वो टैबलेट स्टार्ट हुई तो मुझे बिल्कुल स्पॉटिंग ब्लीडिंग कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन मैं अराउंड 25 to 30 डेज रेस्ट पे थी और मैं ऑफिस भी नहीं जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, मुझे एक और सिम्टम आया प्रेगनेंसी का कि मुझे लेग्स में बहुत पेन होता था। मतलब मैं रेस्ट पे थी, चलती भी नहीं थी, कहीं भी नहीं जाती थी, उसके बाद भी मुझे लेग्स में इतना ज़्यादा पेन होता था, बहुत ज़्यादा। और मतलब लेग्स में भी होता था, लोअर एब्डोमेन में, मतलब जो लोअर साइड है वहाँ पर बहुत पेन रहता था। तो मैंने वापस से डॉक्टर को कॉल करके बोला कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक MGD3 करके टैबलेट आती है, तो कुछ दिन के लिए वो दी कि आप ये ले लो, तो इससे लेग्स में पेन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि कई बार ये विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भी होता है। तो मैंने वो ली, उसके बाद मेरा जो लेग्स में पेन है वो थोड़ा कम हो गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे वाटरी डिस्चार्ज होने लगा, मतलब स्पॉटिंग ब्लीडिंग ये सब नहीं होती थी, लेकिन वाटर जैसा डिस्चार्ज होता था थोड़ा थोड़ा। और मैंने ये सुना था कि वाटर बैग ब्रेक हो जाता है, तो अब हमें नहीं समझ आता वो ब्रेक होता है तो कितना होता है, लेकिन मुझे हल्का 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 डिस्चार्ज होने लगा वाटर वाला। तो मुझे लगा कि 1-2 दिन तो ठीक है, मैंने कुछ नहीं डॉक्टर को नहीं बताया। लेकिन फिर जब मुझे थोड़ा ज़्यादा लगने लगा तो मैं वापस डॉक्टर को दिखाने गई। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे डिस्चार्ज हो रहा है, प्लस मुझे थोड़ा सा इचिंग भी होती है, या फिर यूरिन करते वक्त इचिंग होती है। तो फिर उन्होंने मुझे टैबलेट दे दी, और उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दी, 2 एंटीबायोटिक। एक उन्होंने यूरिन इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दे दी, एक वजाइनल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दे दी। उसके अलावा एक यूरिन इन्फेक्शन के लिए एक और मेडिसिन दे दी। मतलब उन्होंने टोटल मिला के मुझे 3 से 4 मेडिसिन दे दी। अब इतनी सारी मेडिसिन दे दी, लेकिन वो मेरी पहचान की डॉक्टर थी, रिलेटिव ही थी। तो मुझे लगा कि हाँ ये डॉक्टर तो अच्छी है, इन्होंने तो सोच समझ के ही दी होगी। मैंने उस टाइम दवाई खरीदी और मैंने फर्स्ट डोज खा लिया। बट जैसे ही मैंने खाया, इवनिंग में मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई। और मुझे ये तो समझ आ गया था कि ये जो मैंने एंटीबायोटिक खाई है ये उसी से हुई है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 20 डेज हो गए थे और सब कुछ स्टॉप हो गया था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने वो मेडिसिन खाई मुझे वापस से स्टार्ट हो गई। फिर मैंने वो डॉक्टर को कॉल किया कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है जब से मैंने मेडिसिन खाई है। तो वो बोली नहीं नहीं, मेडिसिन से तो ऐसा नहीं हुआ होगा, वो हो जाता है कभी कभी, आपको तो पहले भी हो रहा था। और उन्होंने मुझे वो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए एक और मेडिसिन दी। तो अब वो दी मैंने, फिर वो वाली मेडिसिन खाई, उससे उस टाइम के लिए स्टॉप हो गई ब्लीडिंग। लेकिन फिर भी कम से कम 4 से 5 दिन तक थोड़ी 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 होती रही। मैंने एंटीबायोटिक डॉक्टर को तो नहीं बोला कि मैं नहीं खा लूँ, लेकिन मैंने वो इमीडिएटली स्टॉप कर दी। मैंने सोचा कि देखा जाएगा जो भी हो रहा है, लेकिन मैं ये मेडिसिन तो नहीं खाऊंगी। उन्होंने बोला भी कि ये मेडिसिन मैं डिसकंटिन्यू कर देती हूँ, लेकिन वो बोली नहीं नहीं, मेडिसिन से तो कुछ नहीं हो रहा है, आप मेडिसिन लो। पर मैंने मेडिसिन बंद कर दी। मुझे फील भी हो रहा था कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, या मुझे बहुत ज़्यादा जलन रहती थी, लेकिन फिर भी वो मैंने मेडिसिन नहीं खाई। मैंने पहले तो देखा कि पहला अपना फर्स्ट प्रायोरिटी कि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो वो 4 से 5 दिन में स्टॉप हो गई धीरे धीरे करके। वो स्टॉप होने के बाद फिर मुझे डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर वो वाटरी डिस्चार्ज कंटिन्यू रहता है तो एक और बार स्कैन करवा लेना। टारगेट स्कैन तो मेरा हो चुका था, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक और बार स्कैन करवा लेना। तो एक रूटीन स्कैन होता है, वो 26 वीक्स में मैंने करवाया। और रूटीन स्कैन जो था उसमें मुझे कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे आई। उसमें प्लेसेंटा जो है वो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा मार्जिन पे है आपका, तो प्लेसेंटा भी मार्जिन पे बताया। और उसके अलावा एक रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट करके होता है, वो इंफीरियर एज ऑफ प्लेसेंटा पे
आया, ये ऐसा लिखा हुआ था मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में, तो हमें इतना समझ नहीं आता है, लेकिन उन्होंने बोला कि एक ब्लड क्लॉट है आपके प्लेसेंटा के पास। उसके अलावा एक और चीज़ जो थोड़ी अनयूजुअल दिखी वो था एक राइट यूट्रीन आर्टरी में मेरी जो PI वैल्यू है वो 1 के ऊपर आई थी, 1.41 आई थी, लेकिन जो बेबी की ग्रोथ है वो नॉर्मल थी। इसके पहले तक जितने भी स्कैन हुए थे उसमें बेबी की ग्रोथ आगे चल रही थी, लेकिन जो ये वाला स्कैन था इसमें जो PI वैल्यू ज़्यादा आई थी, इसमें बेबी की ग्रोथ नॉर्मल हो गई थी, मतलब जितने वीक की होनी चाहिए उतने वीक की थी। लेकिन जैसे कुछ भी अनयूजुअल आता है तो सबसे पहले हमारी आदत होती है कि हम एक बार गूगल पे देख लेते हैं। तो जैसे ही गूगल पे लिखा तो उस पर तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि ये जो PI वैल्यू है ये ज़्यादा होती है तो इससे ग्रोथ जो है बच्चे की धीरे हो जाती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। और ये मुझे समझ आ रहा था कि हाँ ग्रोथ पीछे तो हो गई है, क्योंकि जो 1 वीक आगे चल रही थी वो अब नॉर्मल हो गई है, मतलब वो 1 वीक का जो डिफरेंस आ गया है। लेकिन वो नॉर्मल थी तो उस टाइम इतनी ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि हाँ ये हर जगह ये आ रहा है कि PI वैल्यू बढ़ी है, मतलब ब्लड फ्लो नहीं जा पाता बेबी तक, उससे उसकी ग्रोथ जो है आगे चल के और कम हो सकती है। तो IUGR वाला जो केस है वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो जो सोनोग्राफी रिपोर्ट है जब मैंने डॉक्टर को भेजी तो उन्होंने बोला हाँ रिपोर्ट तो नॉर्मल है। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला कि ये वैल्यू ज़्यादा है या ये सारी चीज़ें, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बोली रिपोर्ट तो नॉर्मल है। लेकिन मुझे लगा कि ये कैसे बोली कि रिपोर्ट नॉर्मल है, इसमें तो ऐसा आ रहा है। फिर उन्होंने मुझे एक और चीज़ बोली कि हाँ ये PI वैल्यू ज़्यादा आती है तो इसके लिए हम एक मेडिसिन देते हैं, लेकिन वो मेडिसिन हम आपको इसलिए नहीं, ब्लड वाली मेडिसिन होती है शायद, ब्लड थिन करने के लिए, तो उससे क्या होता है फ्लो सही रहता है ब्लड का। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आपको ये मेडिसिन इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती है, तो इसीलिए ये मेडिसिन आपको नहीं दे सकते। उन्होंने मुझे बोला कि एक RG प्रैक करके सैशे आता है जो ब्लड फ्लो के लिए होता है और उससे ग्रोथ भी सही रहती है, तो उन्होंने मुझे वो सैशे बोला कि पानी में मिला के दिन में 1 बार लेना है। उसके बाद बाकी बोला सब नॉर्मल है। लेकिन मेरे मन में ऐसा था कि मैं एक बार डॉक्टर से जाके पर्सनली मिल लूँ और उनसे पूछ लूँ कि हाँ सारी चीज़ें सही है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले टाइम में ग्रोथ और कम हो सकती है। तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई। मैं जब वापस डॉक्टर को दिखाने गई तो वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा मुझसे रूड वे में बोली कि जब मैंने बोल दिया है ना सारी चीज़ें सही है, तुम बार बार क्यों आ जाती हो, और बहुत ही बदतमीज़ी से उन्होंने मुझे बात की। तो वो अच्छे से भी समझा सकती थी ये चीज़, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर आपकी रिपोर्ट में आती है तो आपको लगता है ना कि हाँ कोई आपको अच्छे से कोई डॉक्टर बता दे कि हाँ ये सारी चीज़ें होती है, ये क्यों हो रही है। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या मैंने कुछ गलत खा लिया या प्रॉपर डाइट नहीं ले रही हूँ या क्या मैं प्रॉपर नहीं कर रही हूँ जिससे ये चीज़ हो रही है। तो उन्होंने तो बात करना भी नहीं पसंद किया वो डॉक्टर ने, और विद इन 5 मिनट्स भी उन्होंने नहीं देखा और वो बोली कि आपको तो मेंटल प्रॉब्लम है और आप ये सोच रही हो वो सोच रही हो। मैंने सिर्फ ये पूछा कि ऐसा तो नहीं होगा मैम कि ग्रोथ आगे चल के और कम हो जाएगी, या इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कुछ अगर एक्सरसाइज योगा कुछ भी हो सकता है। तो मैं उनसे सिर्फ पूछने गई थी कि मुझे एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स मिल जाए, लेकिन वो डॉक्टर ने बहुत ही रूडली बात की। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, मुझे बहुत हर्ट भी हुआ कि ये डॉक्टर इस तरीके से अगर बात करेगी तो इससे तो मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। और मैंने इमीडिएटली सोचा कि नहीं मुझे एक और डॉक्टर को दिखाना है ये सोनोग्राफी रिपोर्ट, और उसके बाद अगर वो बोलेगी कि हाँ आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा है तो फिर मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया उसी दिन, जैसे ही उन डॉक्टर को दिखाया उन्होंने तो 5 मिनट भी नहीं देखा और एकदम जैसा होता है ना कि भगा दिया कि ठीक है तो मतलब तुमको देख लो तुम्हें जो करना है। और डॉक्टर ने ये भी बोला कि तुम्हें डॉक्टर बदलना है तो बदल लो, एकदम रूड वे में उन्होंने ऐसे बोला। तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं फिर मैं ऐसी डॉक्टर से अपनी डिलीवरी नहीं करवा सकती हूँ जो इतनी ज़्यादा रूड है। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मेरे ऑफिस की जो मैडम है वो जो डॉक्टर को कंसल्ट कर रही हैं, क्योंकि मेरे ऑफिस में मेरे साथ जो 2 कलीग्स थी वो भी प्रेग्नेंट थी। तो मैंने सोचा कि, और वो दोनों सेम डॉक्टर को दिखा रही थी। वो डॉक्टर को मैंने इससे नहीं दिखाया था क्योंकि वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर थी, लेकिन फिर मैंने सोचा और मेरे ऑफिस में भी जब मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार तुम उन डॉक्टर को बताओ, वो डॉक्टर बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने डिसीज़न लिया इमीडिएटली उसी वक्त कि मैं अब एक और डॉक्टर को दिखा देती हूँ, और मैं फिर उन डॉक्टर को दिखाने गई। अब उन डॉक्टर ने क्या बोला, ऑलमोस्ट 3rd ट्राइमेस्टर चालू होने वाला था। ये सारी चीज़ें 3rd ट्राइमेस्टर का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें आप सभी के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो 2nd ट्राइमेस्टर वो मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो फाइनली मैंने डॉक्टर फिर से चेंज की। वो डॉक्टर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो या आपका 2nd ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस कैसा था
ये आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।